हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि आपकी जो सिविक्स की बुक है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लेते हैं। पहले कुछ वन वर्ड देखेंगे, फिर उसके बाद वन वर्ड जो आंसर्स होते हैं, फिर उसके जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वो सब देखेंगे। तो चौधरी देवीलाल फॉर्म्ड न्यू पार्टी। तो चौधरी देवीलाल ने एक पार्टी फॉर्म करी थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो देखिए, पहले उसका नाम हरियाणा लोक दल था, फिर उसका नाम इंडियन नेशनल लोक दल रख दिया गया था, या फिर अगर आपके ऑप्शंस में आए लोक दल। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में लोक दल भी आए ना तो भी आंसर आपका सही होगा। लोक दल पार्टी जो है चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के थे उन्होंने बनाई थी ये पार्टी लोक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स often यूज पावर एंड मनी एंड पावर टू विन इलेक्शंस, या फिर आप सिर्फ मनी भी लिख सकते हैं या फिर पावर भी लिख सकते हैं। तो पार्टीज या कैंडिडेट्स जो है पैसे का इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि रिजर्व कर दी जाती हैं, रख दी जाती हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स ही उस पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो उसका होता है टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू वीकर सेक्शन ऑफ लाइक SC एंड ST। तो SC ST के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है कि इस एरिया से सिर्फ SC या फिर SC ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू वीकर सेक्शन लाइक SC एंड ST। अब नेक्स्ट है, हु गिवन द स्लोगन गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके क्वेश्चन के थ्रू भी आ सकता है, आपको याद रखना है। एन एरिया प्लेस फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो कोई जगह, इलाका जहाँ से जो वोटर्स हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, लोग वोट दे करके अपने नेता को चुनते हैं, वो होता है पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द स्टेटमेंट रिटन। तो इस जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है, उसको सही लिखना है। तो लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एवरी 7 ईयर्स। तो भाई देख 7 ईयर्स में नहीं होते हैं, होते हैं 5 ईयर्स में। जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, सबके इलेक्शंस होते हैं, सॉरी राज्यसभा के 6 साल में होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस जो हैं हर 5 साल में, हर 5 ईयर्स में होते हैं। फिर इसको भी करेक्ट करना है। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री डिवाइडेड इनटू 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है? एक तो ये करेक्ट तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही हैं इंडिया में। ठीक है, सही है ये। इसको फिर से करेक्ट करना है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कहते हैं, मेंबर कहते हैं उसको। मेंबर MLA या फिर MP। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाए। देखिए थोड़ी ना स्पेस नहीं है तो देयर द रिप्रेजेंटेटिव, तो थोड़ा सा स्पेस के बिना हो गया। तो इसका ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नेता आप चुनते हैं, आप उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। अगर स्टेट का इलेक्शन है तो MLA और अगर सेंटर का इलेक्शन है तो MP। ठीक है, अब हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़। तो इकोनॉमिक्स का तो खैर बाद में देखेंगे। लोकल बॉडीज़ में 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। पार्टी टिकट क्या होता है? देखिए, जो पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है वो पार्टी टिकट होता है। टिकट गिवन बाय पार्टी टू इट्स कैंडिडेट्स इज नोन एज पार्टी टिकट। हम थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे जो थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप हुए, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है बट शॉर्ट आंसर टाइप मान लीजिए। चलिए, तो मेंशन एनी 3 चेंजेस दैट वर बॉट अबाउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 1994। तो 1994 के बाद जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए थे? तो देखिए, पहला बदलाव तो था वो ये था कि अपार्थेड को एबॉलिश कर दिया गया था। तो आप लोग लिखेंगे कि पहला जो बदलाव था वो था अपार्थेड वॉज एबॉलिश्ड, अपार्थेड को एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, और फिर दूसरा है साउथ अफ्रीका बिकम डेमोक्रेसी। तो साउथ अफ्रीका
बिकेम डेमोक्रेसी। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र बन गया था। थर्ड जो है, जो ब्लैक लोग थे ना, काले लोग थे वहाँ पर, ब्लैक्स वर गिवन राइट टू वोट, ब्लैक्स को राइट टू वोट दे दिया गया था, जो कि पहले उनके पास ये राइट नहीं था। ठीक है, ब्लैक्स वर गिवन राइट टू वोट, उनको अब वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये 3 चेंजेस मेनली हुए थे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में 1994 के बाद। नेक्स्ट है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेबल टू एवरी इंडियन टुडे? बिकॉज इट इज मेड by representatives of people, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसको बनाया था। यानी कि हमारे देश के जो चुने हुए नेता थे, जो लोगों ने ही जिन नेताओं को चुना था, उन्हीं नेताओं ने ही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया था। इसलिए हमारे देश का हर एक नागरिक हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। और वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये आंसर लिख सकते हैं। व्हाट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एक कमेटी बैठी हुई थी ना, जिस कमेटी के थ्रू पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अ कमेटी दैट वॉज एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड अस विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन कौन से स्टेप लिए गए थे? एक देखो, सबसे पहले तो पूरी की पूरे वर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको पढ़ा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी, कई सारी कमिटीज़ बनाई थी। उन कमिटीज़ ने एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी सारी बहस हुई थी कि किस तरीके से हमारे संविधान को बनाया जाएगा। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि भाई ये प्रोसीजर होगा और इस तरीके से हमें राइट्स मिलेंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में आप क्या जानते हैं? नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट थे, किसके प्रेसिडेंट थे? साउथ अमेरिका के। नेल्सन मंडेला लगभग 28 ईयर्स तक जेल में रहे थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ? एपार्थेड। एपार्थेड होता है रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी। किसके लिए? ब्लैक्स के लिए। और वो अपने देश में डेमोक्रेसी लेकर के आए थे अंग्रेज़ों से, और मतलब लड़ करके, वाइट पीपल से लड़के मतलब वो अपने देश में डेमोक्रेसी को लेकर के आए थे, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैंने जो बताया था उससे ही आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, एक्सप्लेन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, रिजिड का मतलब होता है जिस चीज़ को बदला ना जा सके, जो चेंज ना हो सके। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो आराम से लचीली हो, जिसको बदला जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का दोनों है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा क्यों है? तो देखिए क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप सिंपल मेजॉरिटी से भी बदलाव लेकर के आ सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको आप लोग सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी होता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जैसे कि पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, सपोज करिए 543 हमारे पार्लियामेंट में मेंबर्स है, उसमें से सपोज करिए कि सिर्फ 50 ही हैं, तो 50 की जो मेजॉरिटी होगी, यानी कि 50 में से अगर 26 लोग किसी प्रपोजल के लिए वोट दे देंगे कि भाई ये बदलाव हमें लेकर के आना है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव फिर लाया जा सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से भी बदला जा सकता है और स्पेशल मेजॉरिटी से भी बदला जा सकता है। तो कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं हमारे संविधान में कि बहुत ईजिली सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकते हैं, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी लगती है उनको बदलने के लिए। यानी जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, है ना, उनको ईजिली नहीं बदला जा सकता है। बट हमारे देश में जो स्टेट्स है, स्टेट्स का नाम सिंपल मेजॉरिटी से मतलब आप बदल सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं और कुछ हैं स्पेशल मेजॉरिटी से करते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड भी है। What was the role of डॉक्टर अम्बेडकर इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक बहुत ही रिनाउंड लॉयर थे, उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ था, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की ये जानकारी रखते थे और पूरी दुनिया के
लॉज को पढ़ करके, समझ करके, और उसके बाद ही वहाँ के बेस्ट फीचर्स लेकर के एक पूरा हमारे देश के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और ये हेड भी थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। नेक्स्ट है, हाउ वाज अपार्थाइड सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में किस तरीके से अपार्थाइड सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता था। तो देखिए, साउथ अफ्रीका में होती थी रंग भेद की नीति, मतलब काले लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था। कुछ अच्छे जो एरियाज़ थे, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कें, अच्छे पार्क, सारे के सारे वाइट पीपल के लिए रिजर्व थे, और जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। ये सब चीज़ें थी साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हम लोग को इसलिए होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, सेट ऑफ बेसिक रूल्स। ठीक है, वो हर संविधान हमें नागरिकों को कुछ हमें रूल्स देता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। ठीक है, और हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे कि हमारे पास कहीं फ्रीडम का राइट है। ठीक है, हमारे पास वोट देने का राइट है, हमें अपनी सरकार को चुनने का राइट है, हमारे पास पढ़ने का राइट है, जॉब करने का राइट है ना। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि भाई देश में चल क्या रहा है, टाइप ऑफ पॉलिटी हमें देश की पता लगे कि भाई ये डेमोक्रेसी है, यहाँ के नेता चुने जाएंगे, इलेक्शन किस तरीके से होंगे, देश में जो भी कुछ होगा वो कैसे होगा, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं इंडिया में। तो इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन हमारे देश का इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन हमारे देश में 5 साल के लिए होते हैं। फिर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शंस में लगभग हमारे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बांटा जाता है पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए। फिर हम लोग वोट डालते हैं, फिर जो 50% से ज़्यादा सीट्स लेकर के जाता है उसकी सरकार हमारे देश में बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। हाउ डज़ अ पार्टी फाइल अ नॉमिनेशन फॉर इट्स कैंडिडेट। तो कैसे पार्टी नॉमिनेशन फाइल करती है, वो इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्म भरती है कि भाई हमने नॉमिनेट किया है इस कैंडिडेट को। डिस्क्राइब द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो इंडिया में है उसके चैलेंजेस क्या है, मतलब उसमें रुकावटें क्या क्या हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं, मनी पावर, ठीक है, मनी पावर, मसल पावर। ठीक है, मनी पावर, पैसा बहुत ज़्यादा चलता है, मसल पावर बहुत ज़्यादा चलती है। फिर उसके बाद करप्शन बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद लो लिटरेसी है लोगों में। ठीक है, और ये सारे के सारे चैलेंज है कि लोगों बहुत ज़्यादा कास्ट के बेसिस पे, कास्ट है ना, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे हम लोग वोट देते हैं। और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर कई बार सही से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो फिर क्या हो जाती है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। तो ये सारे के सारे आप लोग, और ईवीएम मशीन्स पे कई बार लोग भरोसा नहीं करते हैं, बैलेट पेपर पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस तरीके की इश्यूज़ आ जाते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। और एक्सप्लेन एनी 5 कंडीशंस विच मेक द इलेक्शन प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक। तो 5 कंडीशन आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें क्या होना चाहिए कि पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मनी पावर, मसल पावर वही है, इसका ज़्यादा यूज़ ना हो, ये इलेक्शन कमीशन ध्यान रखे। जो पार्टी पावर में है उसको भी उतना ही टाइम लोगों के साथ कनेक्ट करने का दिया जाए जितना बाकी सारी पार्टीज़ को दिया जाता है। हाँ, और ये जो शराब चलती हैं या फिर पार्टी के लाइन्स, उसके लाइन पर, रिलीजन के लाइन पर, कास्ट के लाइन पर जो वोट दिए जाते हैं वो ना हो। ईवीएम मशीन्स का सही तरीके से लोगों को उसकी नॉलेज दी जाए कि भाई कैसे वो सही तरीके से काम कर सकती है। तो इस तरीके से आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सही बना सकते हैं। मिनिमम कंडीशन फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, मिनिमम कंडीशन तो भाई फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, लोग जिसको जिता रहे हैं, जो मतलब जैसे कि इसमें लोग जिसके लिए वोट कर रहे हैं वो पार्टी जो आराम जीत जाए, फिर दूसरी पार्टी जो हार गई है वो अपनी सत्ता छोड़ दे, ये चीज़ है। फिर इस तरीके से ही सारे के सारे आंसर्स हैं। आप क्वेश्चंस देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स की वीडियो जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब के आंसर्स भी आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ये सब क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और इनकी आंसर्स की वीडियो मैं नेक्स्ट में बना दूँगी। ठीक है, आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।